नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा और आप देख रहे हैं ISRG चैनल। आपके लिए एक नए विषय के साथ में फिर से हाजिर हैं और फिर से हाजिर हैं हमारे खास मेहमान इनके सू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार जी। सू साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में स्थितियां करवट बदल रही हैं, अंतरिम सरकार वहां स्थापित हो चुकी है और ऐसे में सवाल पैदा होता है कि भारत किस रुख से संबंध बनाएगा, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट आया है, मोहम्मद यूनुस जो नए वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाई तो धमकी दे रहा है हमें, अपनी कंट्री को संभालो और तब बात करो। तुम्हारी स्थिति कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हो, स्थिति तुम्हारी कंट्री ख़राब है, तुम्हारे कंट्री के नेशनल्स हैं उनको मार रहे हो, तुम्हारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। इंडिया को जरूर चिंता है क्योंकि हिंदू मारे जा रहे हैं और वो बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं जो इंडिया के दोस्त थे। लेकिन हमको धमकी देने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी कंट्री संभाल सकते हो तो संभाल लो। हम तुम्हारे को खाना पीना देने के लिए या पैसे देने के लिए नहीं बैठे। हमने बांग्लादेश को कई बिलियन डॉलर दिए हुए हैं जब वो मुश्किल में था, और वो तब दिए जब शेख हसीना पावर में थी। अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट है और तुम यानी कि मोहम्मद यूनुस CIA का एजेंट है। एक रिपोर्ट छप गई थी US मीडिया के अंदर 2 महीने पहले कि मोहम्मद यूनुस को तैयार किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर पावर संभालने के लिए, और अब अमेरिका के कहने पे यहाँ पे बिठा दिया गया। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जो यहाँ पे बिठाया गया और शेख हसीना को हटाया गया, US का एक प्लान था इंडिया को टारगेट करने का। US इंडिया को पिछले 10 महीने से टारगेट कर रहा है। देखा जाए तो सितंबर से टारगेट कर रहा है। जब हमने G20 समिट होल्ड की थी, पहले निज्जर के चक्कर में, पन्नू के चक्कर में, फिर किसी ह्यूमन राइट्स के चक्कर में, कभी किसी इशू पे, कभी किसी इशू पे इंडिया उनको जवाब भी देता रहा। लेकिन अब इन्होंने बांग्लादेश के अंदर एक गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट है उसको बिठा करके इंडिया को डिस्टर्ब किया। हमारा 4097 किलोमीटर का बॉर्डर लगता बांग्लादेश के साथ, और वहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होगी या वहाँ से मिलिटेंट आएंगे तो इंडिया को चिंता की बात है। US इंडिया के अंदर मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली थ्रू पाकिस्तान, और जो जमात इस्लामी है जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और ये आज बात करते हैं कि शेख हसीना ने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर दिया था। शेख हसीना ने जितने भी जमाती थे, जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट थे, उनको जेल में डाला हुआ था और उसी की वजह से वहाँ पे शांति थी। इलेक्शन भी जीत गई 4थी बार। लेकिन तुम बगैर इलेक्शन के वहाँ पे पावर में आ गए, अमेरिका के कहने पे, अमेरिका का पैसे से। लेकिन तुम अपनी कंट्री संभाल सकते हो तो संभाल लो। सिचुएशन वर्ल्ड में ख़राब है, और अगर तुम इस सिचुएशन के अंदर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को संभाल पाओ जिस तरीके से शेख हसीना ने कंट्री को संभाला था। नॉर्मली उन कंट्रियों के अंदर वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट पावर के में बैठ करके करप्शन करती है, यहाँ की इकोनॉमी को ख़राब करती है। लेकिन शेख हसीना ने जिस तरीके से पिछले 15 साल में बांग्लादेश की इकोनॉमी को प्रॉपअप किया है, बूम दिया है, उससे उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनको एक गलत तरीके से वहाँ से पावर से हटा दिया, अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा और कुछ हद तक चाइना के द्वारा। सू साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, आपके दिमाग में शायद वो सवाल आ सकता है। सवाल ये है कि इस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली है। मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनकी जो हरकतें पिछले कुछ दिनों से नज़र आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये शांति नोबेल पुरस्कार के लिए हकदार थे? देखिए, अमेरिका शांति का पुरस्कार उसको देता है जो कम्युनिस्ट होते हैं, और उनको पुरस्कार दे करके ये उनको उकसा करके अपने काम के लिए यूज़ करता है, और इसीलिए उन्होंने इनको पुरस्कार दिया। आप देखिए बांग्लादेश चल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, इवन कुछ बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं उनको ही मारा जा रहा है। लेकिन ये पेरिस के अंदर गेम देख रहे थे, वहाँ के जो ओलंपिक गेम्स हो रही हैं वहाँ पे बैठे हुए थे। इनको कोई कंसर्न नहीं है। अगर इनको कंसर्न होता तो पहली स्टेटमेंट इंडिया के बारे में देने के बजाय तो ये स्टेटमेंट देते अपने लोगों को कि पीस रखो, हिंदुओं को मत मारो, बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनको ही मत मारो, दूसरी जो पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये आदमी सत्ता में, पावर में आया गलत तरीके से, वायलेंस के तरीके से, और इसी तरीके से पावर से जाएगा। और मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जिस तरीके से मुजीबुर रहमान का पाकिस्तान ने मर्डर कराया था, उसके बाद रॉ ने भी वहाँ पे जो ISI का बैठा थे, लोग बैठे थे, उनको हटवाया लेकिन मारा नहीं। लेकिन अब इंडिया को अपनी रॉ को टीक देने पड़ेंगे, यानी कि उनके मुँह तो हैं, उनको दांत देने पड़ेंगे ताकि वो ऑफेंसिवली ऐसे लोगों से डील कर सके, तभी इंडिया बचेगा। अदरवाइज़ हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और एक तरफ इस टाइम पे बांग्लादेश है। अगर हम इन लोगों को छोड़ते रहे, और एक और गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक लॉ बनाना पड़ेगा कंट्री के अंदर कि जो भी आदमी
टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको स्पेशल कोर्ट के अंदर उसका केस चला करके उसको फांसी में चढ़ा दिया जाए और ये इंक्वायरी 6 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। अदरवाइज़ जैसे यहाँ पे बाकी टेररिस्ट आए थे 10-10, 12-12 साल तक उनको जेल में रखा गया, चिकन बिरयानी खिलाई गई। ये धंधे बंद होने चाहिए देश के अंदर और गवर्नमेंट मुझे लगता है कि ज़रूर इस चीज़ के ऊपर अपना दिमाग देगी, इस पर सोचेगी क्या किस तरीके से काम किया जाए। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, जो हमारी अपीसमेंट की पॉलिसी रहती है, जैसे हमने मालदीव के साथ किया, मालदीव ने इंडिया के 80 सोर्सेज को निकाल दिया, फिर भी हम कहते हैं गेहूँ ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो, लोन ले लो, 80 करोड़ रुपये ले लो, ये बंद करने पड़ेंगे। जी, तो सब सवाल एक बहुत बढ़िया सा सवाल दिमाग में आता है। सवाल ये आता है कि जो अंतरिम सरकार की परिभाषा है नॉर्मली कुछ महीनों के लिए होती है अंतरिम सरकार, ताकि नई सरकार को वो एक रास्ता दे सके और विधिवत रूप से जनता उसको चुन सके। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश में जो ये अंतरिम सरकार ने शपथ ली है इसे 3 साल का कार्यकाल दिया जा रहा है। देखिए ऐसा है ना कि 3 महीने का कार्यकाल तो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने 3 साल का टाइम दे दिया। 3 महीने पहले अनाउंस किया था, अब 3 साल का टेन्योर दे दिया। अब 3 साल के बाद 2 टेन्योर दे देंगे, क्योंकि यूएस वैसे कहता है मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आप वर्ल्ड में कहीं देख लीजिए, जो पाकिस्तान को इतने साल सपोर्ट करता रहा, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी थी? अयूब खान को उन्होंने सपोर्ट किया, जनरल मुशर्रफ को उन्होंने सपोर्ट किया, वहाँ पे जितने भी डिक्टेटर थे उनको सपोर्ट किया, चाहे 71 का वार हो, चाहे 65 का वार हो, तब भी डिक्टेटर थे, तब भी सपोर्ट किया। फिर इन्होंने सद्दाम हुसैन को मारा जहाँ पे पीस थी, और जहाँ पे पीस नहीं थी अगर वहाँ पे भी इन्होंने किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पे तो कभी अटैक नहीं किया, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी पे अटैक किया। अगर म्यांमार के अंदर वहाँ पे मिलिट्री रूल आया तब उन्होंने उस पर सैंक्शन लगा दी। इंडिया ने कहा भी आप इस पर सैंक्शन लगाते हो तो चाइना घुस जाएगा, जबकि आपका पहला एजेंडा है चाइना के खिलाफ, वो नहीं किया, सैंक्शन लगा दी, चाइना घुस गया। तो यूएस वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अभी रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया, इजराइल हमास वार स्टार्ट हो गया, अब इजराइल और ईरान का वार स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे चाइना ताइवान में कब्जे की कोशिश कर रहा है। तो यूएस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है जब तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी रहेगी, जो बाइडेन की या कमला हैरिस की, तब तक यूएस का यही हाल रहेगा, यूएस यही करता रहेगा। अगर वर्ल्ड में पीस चाहिए तो ट्रंप को पावर में लाना पड़ेगा और उनको आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे वर्ल्ड के हालात हैं वहाँ पे ना हिंदू जो बाइडेन को वोट देंगे, ना मुस्लिम इनको वोट देंगे, क्योंकि जो पॉलिसी यूएस ने गल्फ में खेली है उससे मुस्लिम नाराज़ है, जो पॉलिसी इन्होंने इंडिया के खिलाफ अडॉप्ट की है उससे हिंदू नाराज़ है, और ये बहुत बड़ा चंक है वहाँ की मेजॉरिटी का जो वोट देती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, और एशिया में कहें या पूरे वर्ल्ड में कहें सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में जो बांग्लादेश की परिस्थितियां बन रही हैं, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश बना रहेगा? यहाँ पर कोई और लोग आधिपत्य नहीं जमा पाएंगे? देखिए लोकतंत्र तो ख़त्म हो गया, जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको तो ज़बरदस्ती निकाल दिया गया वहाँ से यूएस के द्वारा, और यूएस ने ऐसे ही को यूज़ किया, साथ में चाइना ने भी इनको टेक्निकल सपोर्ट दी। तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया? शेख हसीना जो इलेक्शन से पावर में आई थी उनको तो निकाल दिया, और पाकिस्तान के अंदर वहाँ तो कुछ नहीं बोला। वहाँ इमरान खान को जेल में डाला है, किस चक्कर में? क्योंकि उसने यूएस को गाली दी थी, और उसको जेल में डाल के उसकी पार्टी को बैन कर दिया, पार्टी का सिंबल बैन कर दिया। फिर भी इमरान खान की आज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर। यूएस के मुंह पे तमाचा है जिस तरीके से इलेक्शन वहाँ पे जीता इमरान खान, लेकिन उसको इसलिए हटाया गया कि उसने यूएस को चैलेंज कर दिया, यूएस के खिलाफ बात की। यही काम करता है यूएस। और शेख हसीना से इसलिए उसको नफरत है कि शेख हसीना का फादर जो उनका बंगला बंधु था, वो उसका मेन रोल था पाकिस्तान के पार्टीशन के अंदर, और इंडिया ने पाकिस्तान के टुकड़े कराए शेख मुजीबुर रहमान को लेकर के, और उनको वहाँ पे पाकिस्तान का बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाया, और बांग्लादेश का बाद में मर्डर भी करा दिया गया। अगर यूएस को ह्यूमन राइट्स की चिंता होती तो यूएस बोलता कि कैसे 1 लाख लेडीज़ को पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने उनका रेप करके उनको प्रेग्नेंट किया, और कैसे 10 लाख लोगों को वहाँ पे मारा बांग्लादेश के अंदर। यूएस को तो चुप है। अब जहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, तब भी यूएस कुछ नहीं बोल रहा, तमाशा देख रहा है। और इसी तरीके से उनका जो सीआईए का एजेंट है जो इस टाइम पे पावर में बांग्लादेश के अंदर, वो भी यही काम कर रहा है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि 1 साल के अंदर बांग्लादेश की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि ना तो इनकी इकोनॉमी ऊपर आएगी, ना इनके बाकी जो चीज़ है वो हो पाएगी। इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और शेख हसीना ने इकोनॉमी को कंट्रोल किया था इंडिया की मदद से। अब इनको कौन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा? इंडिया तो कोई सामान देगा नहीं, ना खाने पीने की चीज़ें देगा,
और मेन प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ, इसका ध्यान रखा जाए। और दूसरा, यहाँ से बहुत स्मगलिंग होती है इंडिया से, 20 लाख काउस बांग्लादेश से, इंडिया से बांग्लादेश स्मगल होती थी। कुछ कंट्रोल किया गया, लेकिन गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ से कोई काउ स्मगलिंग न की जाए बांग्लादेश के अंदर, जिससे बांग्लादेश के लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ये गाय का मीट खाते हैं, स्पेशली जब इनके ओकेजन्स होते हैं, और वो हिंदुस्तान की गाय खाते हैं। इतनी गाय इनके अंदर तो हो नहीं सकती। और यहाँ से जो टीएमसी गवर्नमेंट है उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो स्मगलिंग की जाती है उसके अंदर टीएमसी के कुछ एमपी हैं, और वहाँ से जो पैसा मिलता है उनसे गवर्नमेंट को, उनकी पार्टी को फंड दिया जाता है। जब से अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद यूनुस ने पदभार संभाला है, आपको लगता है कि वो एक पपेट प्रधानमंत्री साबित होंगे कठपुतली सरकार के? है ही पपेट, सीआईए का एजेंट है वो। और ये आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यूएस ऐसे कम्युनिस्टों को ही अपना स्पेशल रिवार्ड देते हैं। आप अमित सेन की बात कीजिएगा, अमृत सेन, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हाँ, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जब यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी 2005 में, उनको आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ ये कौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, कलकत्ता में नहीं, ये जो अरे बिहार में जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का इंचार्ज बना दिया गया। स्टूडेंट थे नहीं वहाँ, सिर्फ कुछ कमरे थे। इन्होंने वहाँ पे 10 साल तक वहाँ पे उसका कंट्रोल किया जी, और मनमोहन सिंह के पूरे टेन्योर के अंदर वहाँ पे चलाते रहे उसको। कई यूएस में बैठे हैं, विजिट नहीं किए, उनको लाखों रुपए की तनख्वाह दी जाती थी। उन्होंने साथ में मनमोहन सिंह की 3 लड़कियों को भी एंगेज कर लिया, उनको भी लाखों रुपए दिए जाते थे पर मंथ, लेकिन ना तो वहाँ विजिट किए, ना कोई रिसर्च की, ना कुछ किया। और जब पीएम मोदी गवर्नमेंट आई, तब पीएम मोदी ने इनको वहाँ से हटा दिया, और इस पीरियड में उन्होंने 2370 करोड़ खा लिए, क्योंकि साथ में मनमोहन सिंह ने भी कह दिया था इसका कोई ऑडिट नहीं होगा, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं हो, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। और ये भी नोबल इनको रिवार्ड दिया हुआ था। ऐसे लोग नोबल रिवार्ड देते हैं जो चमचे हों या देश के खिलाफ काम करते हों, इसको यूएस पिक करके, उनकी सीआईए पिक करके नोबल रिवार्ड देती है। इसी तरीके से उनकी फोर्ड फाउंडेशन काम करती है। फोर्ड फाउंडेशन उन लोगों को पैसा देती है जिनको चुनती है। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेशली चुना जाता है ताकि उस कंट्री के खिलाफ काम करें। इसी तरीके से जो फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया था केजरीवाल को, और जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया तो यूएस ने एक आवाज़ उठाई थी कि केजरीवाल के फेवर में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी नहीं मानी, तो भी इंडिया से नाराज़ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करे और करेगी, क्योंकि हमें अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देखना है। हम यूएस के पपेट नहीं है, यूएस के नौकर नहीं है, या उसके चाकर नहीं है। यूएस हर एक कंट्री के अंदर जिसके अंदर घुसता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जैसे इसने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया। लोकतांत्रिक देश के रूप में बांग्लादेश की पहचान अभी तक रही। वहाँ पर शेख हसीना आखिरी प्रधानमंत्री रही जिसको सत्ता से बेदखल किया गया। अब वहाँ की जो परिस्थिति है उसको देखकर एक शेर याद आता है कि यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, और मैं आखिरी बात कर दूँ, हम पहले भी कर चुके हैं जी। यूएस ने ईरान को डिस्ट्रॉय किया था जी, जब खोमेनी को पेरिस से लेके आए थे और वहाँ के शाह को हटा दिया। उसी तरीके से यूएस ने अब मोहम्मद यूनुस को लेके आए पेरिस से, जो वहाँ पे ओलंपिक गेम्स वाच कर रहे थे, और आगे शासन पे बिठा दिया बांग्लादेश के अंदर। क्या ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहाँ के? और अब बांग्लादेश का जो सत्यानाश किया है वो यूएस ने किया है, और इसका और ज़्यादा सत्यानाश होगा। जिन लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर बुचर जैसा काम किया है, हिंदुओं और कुछ मुस्लिम को यहाँ पे मारा, इन्होंने जिस बेरहमी से मारा, मैं वीडियो देख रहा था, दिल दहल जाता है जब वीडियो देखते हैं, कैसे औरतों से बिहेव कर रहे हैं, कैसे बच्चों को मार रहे हैं। ये फांसी लगा दी छोटे छोटे बच्चों को। ये जल्लाद कहीं के, इनको किसी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एक पैसे की सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो लोग यहाँ पे असाइलम चाहते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं या कुछ हिंदू आते हैं, उनको जरूर असाइलम दिया जाए, और इनको जो हिंदू हैं इनको बसाया जाए वेस्ट बंगाल के अंदर, ताकि ममता बनर्जी का वोट बैंक उसको कम किया जाए, और जितने यहाँ पे बैठे हैं बांग्लादेशी इलीगल तरीके से, उनको धक्के मार मार के भारत से बाहर निकाल दिया जाए। गवर्नमेंट अगर ये काम कर लेगी, उसी तरीके से रोहिंग्या को निकाला जाए। जिस दिन गवर्नमेंट ये काम कर लेगी, मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम कर दिया देश के लिए। दोस्तों, ये बात तो सच है। एन के सूद साहब ने जिस तरह से बताया कि जैसी वीडियोस बांग्लादेश से इन दिनों में आ रही हैं, वहाँ पर मानवता का एक तरह से गला घोटा जा रहा है, और जिस तरह की नृशंस घटनाएं वहाँ पर घट रही हैं, उसे देखकर शर्मसार होना पड़ता है कि वास्तव में क्या वहाँ पर मानवता नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं बची है। निर्दयता से जो वहाँ पर हरकतें की जा रही हैं, उसे वहशियाना या जानवरों की तरह काराना हरकत कहा जा सकता है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर वहाँ पर लोगों को न्याय कब मिलेगा।
ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगली मुलाकात में फिर आपसे बातचीत करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।